हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत महत्वपूर्ण हैं साइंस के, और काफ़ी वो एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी उनके आने की संभावना है। तो ये जो हम 1000 क्वेश्चन या 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं उसका है ये भाग 5। इसके पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर उनको नहीं आपने देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। देखिए, जो हमारा परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं। देखिए, जो परमाणु होता है उसमें से यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो जो होते हैं और इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के न्यूक्लियस, उसके केंद्र में होते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो अगर कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका मतलब उसे दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इसको दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष, अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो पास की वस्तुएं उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल ये कैसा होता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया से संबद्ध जो बल होता है वो हमेशा भिन्न वस्तुओं पे लगता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये पत्थर है, इसको एक कोई व्यक्ति यहाँ से फोर्स इसमें से डाल रहा है, तो देखिए दो विपरीत उनमें लगेगा बल। मतलब ये हुआ कि व्यक्ति इस पत्थर पे लगाएगा तो ये पत्थर किस पे लगाएगा, इस व्यक्ति पे बल लगाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भिन्न भिन्न वो वस्तुओं पर या भिन्न भिन्न पिंडों पर लगेगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, ये कौन सा बल है, ये वही कौन सा सिद्धांत है। ये फ्रेंड्स वही न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स कवकों का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ये है फ्रेंड्स तृतीय नियम। क्यों? क्योंकि जल में हम जितना बल लगाते हैं जल भी हम पे उतना ही बल लगाता है, इसलिए उसमें तैरना संभव हो पाता है। अगर जल में हम ज़्यादा बल लगा देते हैं तब हम काफ़ी स्पीड से तैर पाते हैं। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल अध्यारोपित न किया जाए या फिर बाह्य बल कार्य न करता हो। यह कथन किसका है? ये न्यूटन का है। तो न्यूटन गति विषयक जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और यही नियम बताता है कि कोई भी पिंड अपनी स्थिति को तब तक नहीं बदलेगा जब तक कोई उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूक्लियॉन नाम समानता किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियॉन का मतलब है जो नाभिक है, नाभिक में जो स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री ये क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इसके नाम से ही देखिए, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट। तो ऐसा प्रक्रम या ऐसा निकाय जहाँ पर क्या हो, एग्रीकल्चर भी हो रहा हो और उसकी भूमि पर काष्ठीय पौधे भी उगाए जा रहे हों, उसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो एक्सोबायोलॉजी जो होता है वो दूसरे ग्रहों, पृथ्वी से दूसरे ग्रहों की अंतरिक्ष में जीवन को खोजा जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। थोरियम जो बालू है ये केरल का जो तट है वहाँ पर जो बालू पाई जाती है, समुद्र का तट, उसमें थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये एक नाभिकीय जो परमाणु भट्टी के लिए ईंधन का काम भी करता है। बॉक्साइट निम्नलिखित से किसका है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। तो कार्नेलाइट से एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का सॉरी ये मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का नहीं। एल्यूमिनियम का तो अभी पीछे देखा हमने, बॉक्साइट देखा। तो ये जो कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का है। गन मेटल क्या होता है? तांबा, टिन और जिंक, ये इनको हम गन मेटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बारूद
से चलने वाली जो भी गोलियां हैं और वो सारी, तो उसको में इसको प्रयोग किया जाता है। जो लहसुन है इसकी तीक्ष्ण गंध हमें सूंघने पे तीक्ष्ण गंध समझ में आती है। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए उसकी गंध ऐसी हमें समझ में आती है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलित हो जाती है। और इसका देखिए एक और भी प्रयोग है कि जो नाइट्रोजन है, जब कोई भी गोताखोर नीचे जाता है तो ये नाइट्रोजन अगर उसके ब्लड में ज़्यादा घुल जाती है तो उसके ब्लड में फफोले जैसे आकृतियां बन जाती हैं, इसलिए उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। इसको जब हम अपना वो परमाणु भट्टियां चलाते हैं तो वहाँ पर अनियंत्रित श्रृंखला ना हो जाए अभिक्रिया, इसलिए हम वहाँ पे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं भारी जल का। रक्त क्या है? देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है ऐसा ऊतक जो शरीर के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उनको जोड़े, तो ये ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। पनीर पनीर क्या है? पनीर एक जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली जो होती है उसके एक किनारे पर लगा हुआ जो मसाला होता है वो क्या है? वो किसका मिश्रण होता है? तो वो मिश्रण होता है लाल फास्फोरस और गंधक का। गंधक उसमें इसलिए मिलाते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया ना कर सके, मतलब उसकी अभिक्रिया थोड़ा सा नियंत्रित हो जाए, इसलिए उसमें से ये मिला दिया जाता है गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया नहीं करता है, वो है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक स्थायी तत्व सीसा है। स्थायी तत्व का मतलब ये है कि ये अभिक्रिया नहीं करेगा साधारण परिस्थितियों में, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी होता है। निम्न में से क्या जल से हल्का है? जल से हल्का क्या है? सोडियम। सोडियम को अगर हम जल में रखें तो सोडियम उसके ऊपर तैरता रहेगा और वो अभिक्रियाशील भी होता है, इसलिए वो अभिक्रिया भी करेगा, तो जल से वो हल्का होता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट्स होती हैं जो जलती हैं, इनमें गैस कौन सी होती है? तो इनमें होती है देखिए आर्गन गैस भरी होती है, और जो पारा या मरकरी है इसकी वाष्प इसके अंदर भर दी जाती है, जिससे वो जलने में सहायक होती है। वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने चेचक का टीका खोजा था, तो वो कौन से थे? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये जो कैडमियम होता है, कैडमियम अगर पानी के माध्यम से अगर हम ज़्यादा पी लेते हैं और उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारी गुर्दे या किडनी को ख़राब कर देता है। तो गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन है उसका स्रोत क्या है? आप जानते हैं कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है जल से। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो फ्रेंड्स देखिए पौधों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो तो है पत्ती, लेकिन इसके साथ साथ में उसके अन्य भाग भी श्वसन करते हैं, और उसकी श्वसन दर अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत ही मतलब कम होती है, धीमी मात्रा में होती है। तो पत्ती मुख्य भाग है और अन्य भाग भी उसके श्वसन का काम करते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ये है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। वृक्षों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो जब जो भी वृक्ष होते हैं अगर उन वृक्षों को हम काटें तो यहाँ पर हमें कुछ वलय दिखाई देते हैं, तो वो जो वलय होते हैं वही वृक्षों की उम्र का या वो कितने वर्ष के हो गए हैं इसके वो संकेतक होते हैं, जो वलय होते हैं। वलय इसके साथ साथ में उस वर्ष रहे मौसम को भी दर्शाते हैं कि उस वर्ष ज़्यादा वर्षा हुई थी या मौसम शुष्क रहा था, किस तरह का मौसम रहा था, ये सारा भी उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जो नेत्रदान करते हैं लोग तो उसमें जो कॉर्निया होती है फ्रेंड्स, हम देखते हैं जो काला काला भाग जो हमें दिखाई देता है राउंड पे,
वो उसे कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया ही दान की जाती है जब कोई अपनी नेत्रदान करता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या फिर 23 जोड़ा होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? आप जानते हैं जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, जिसको हम जंघास्थिका या फीमर भी कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको हम स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस का इंजेक्शन या किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है उसका इंजेक्शन गायों के लगा दिया जाता है, गाय या भैंसों के। तो वो अपने जो थन है उन पे दूध क्या करती हैं? वो उतार देती हैं। परखनली शिशु के संबंध में क्या है? परखनली शिशु आखिर क्या होता है? तो देखिए, स्त्री से अंडाणु और पुरुष से शुक्राणु लेके उनको बाहर मतलब लैब में उनको उनके द्वारा जाइगोट बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो परखनली द्वारा शिशु का पैदा करना। तो परखनली शिशु में क्या है कि परखनली में ही भ्रूण तैयार किया जाता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी या फिर 24। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? आप देखते होंगे यदि आप बहुत ज़्यादा कसरत कर लें तो आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें से थोड़ी ऐंठन समझ में आने लगती है। वो क्यों होती है? वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। लैक्टिक एसिड जब हमारी मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करती हैं, तब अवायवीय श्वसन करने के दौरान ये लैक्टिक अम्ल बनता है। अवायवीय श्वसन का मतलब है कि वहाँ पर जो ऊर्जा पैदा होती है वो ऑक्सीजन की क्रिया न करके वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो ऊर्जा पैदा करने लगती हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ये अस्थिमज्जा या बोन मैरो में बनती हैं। अस्थिमज्जा का मतलब ये जैसे एक ये बोन है तो इसके बीच में अस्थिमज्जा होती है, बोन मैरो होती है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है। और इसी के साथ साथ में जो क्रीम निकालने वाली मशीन होती है वो भी अपकेंद्रण का काम करती है, जिसमें से जो हल्के पदार्थ जो उसमें से क्रीम के अणु होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कब किया जाता है? तो क्रायोजेनिक्स क्या है कि अंतरिक्ष में जब हम कोई यान ले जाना चाहते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, तब वहाँ पर हम क्रायोजेनिक्स का प्रयोग करते हैं। और क्रायोजेनिक्स में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को बहुत ही कम मात्रा में लगभग -150 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों को मिक्स करते हैं, जिससे बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हाइड्रोजन को ही फ्यूचर का ईंधन भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं, और ये सबसे शुद्ध ईंधन माना जाता है। द्रव बूंद की द्रव है जो, जैसे आप अगर द्रव को ऊपर को उछालते हैं तो वो बूंद के रूप में क्यों हमें दिखाई देता है या फिर बूंद के रूप में क्यों बदल जाता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि द्रव के ऊपर एक सरफेस में एक टेंशन होती है, जिसे हम एक तनाव होता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश, यहाँ पे संवेग है तो संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से ऊपर वायु का बुलबुला आता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके क्या है कि उसका जो आकार है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही झील से ऊपर की ओर बुलबुला वायु का आता है तो उसका आकार बढ़ने लगता है। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं। आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें से जो अल्फा कण होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है हीलियम के बराबर। केल्विन मात्रक पर शरीर का तापमान कितना होता है? आप जानते हैं कि जो केल्विन है अगर उसके हिसाब से, और जो हम अगर सेल्सियस में देखें तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन पे 210 केल्विन मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। क्यों? क्योंकि ये 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो 0 डिग्री सेल्सियस, और ये इसमें से अगर आप मनुष्य के ताप को जोड़ देंगे 37 डिग्री को, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। निम्न तापी इंजन वही क्रायोजेनिक्स है जिसका हम रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
निम्न में सदिश राशि, इसमें से वही है, देखिए कि बेग है तो बेग कैसा होगा, सदिश राशि होगा। सदिश, सदिश का मतलब ये होता है कि वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। लोलक घड़ी का अंतरिक्ष में आवर्तकाल क्या होगा? कोई अगर लोलक घड़ी अंतरिक्ष में ले जाई जाए तो उसका आवर्तकाल वहां पर अनंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जी का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेविटी जो है 0 हो जाती है, और आवर्तकाल जो होता है वो √L/G होता है। अगर यहाँ पे जी का मान 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी, खगोलीय जो मात्रक है इसकी औसत दूरी कितनी होती है? तो सूर्य से जो पृथ्वी के बीच की दूरी है इसे हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं, जो कि समानतः 15 लाख किलोमीटर पर होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये है लगभग उसकी दूरी, और ये अपसौर और उपसौर के दौरान ये घटती बढ़ती है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकर्षित होते हैं या पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो ये थे हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जिसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, बल्कि जबकि वो गतिशील हो जाती है तो कम बल लगाना पड़ता है उसे गति देने में। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआती में जो घर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है और जड़त्व की स्थिति में वो साइकिल होती है, इसलिए जड़त्व स्थिति से बाहर निकालने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। जीव विज्ञान जो शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए, वैसे जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहते हैं, लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? ये दिया था लैमार्क था और ट्रेविरेनस, इन दोनों ने दिया था जीव विज्ञान नाम। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो किसको बोलते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। और जब भी डॉक्टरों को शपथ भी दिलाई जाती है तो वो इसी हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भारत में? यह है देहरादून पे। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय ये कहाँ पे है? यह है कोलकाता में। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह? वर्गीकी का पितामह कहते हैं कार्ल वॉन लिनियस। तो ये जो लिनियस थे इन्होंने वर्गों में बांटा था जीवों को, इसलिए इन्हें वर्गीकी का पितामह कहते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई इन्होंने मानी थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने कहा था, मतलब की थी। और जो जीवाणु होते हैं इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये दूसरा प्रश्न यही है कि जीवाणुओं में केंद्रक उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। और इसीलिए जो जीवाणु होते हैं ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणुओं में पाई जाती हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये भोजन की विषाक्तता का कारण होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, मतलब जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलने के लिए कौन से पौधे उपयोगी होते हैं? तो ये फलीदार पौधे उपयोगी होते हैं, जैसे कि दाल वाले पौधे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं से? अगर प्लेग है, देखिए, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लेग किससे होता है? तो प्लेग होता है जीवाणुओं से। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, इसका कार्य है जीवाणुओं का निष्क्रिय करना। तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए शीतीकरण एक प्रक्रिया है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर, दूध से दही के रूप में जमाने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी है? तो वह है लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली रोग
इसके बीज का कारण है, तो ये है कवक। कवक के कारण ये खुजली वाला रोग होता है। लाइकेन किन दो पौधों से बनता है? तो लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से। लाइकेन किसका सूचक है? ये है अगर किसी भी जलाशय में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है वहाँ पे लाइकेन ज़्यादा होंगे, तो लाइकेन प्रदूषक का सूचक है, बताता है कि यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अपने ब्रायोफाइट्स नाम पौधे जो होते हैं, इन सारों में मूलाभास होता है, क्योंकि इनकी जो मूल है वो निश्चित नहीं होती है। इनका जो शरीर होता है ऐसा नहीं है कि जड़ तना पत्ती फूल में ऐसे में नहीं बटा होता है, इसलिए ये मूलाभास इनमें पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस को फ्रेंड्स कहते हैं जीवित जीवाश्म। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है? एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है ये डेंगू वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। साबूदाना ये जो बनता है तो ये कैसे बनता है? ये साइकस से बनता है। साइकस का जो पेड़ जिसको हम यहाँ पे जीवित जीवाश्म कहते हैं उसी से बनता है। निम्न में से कौन एक जड़ नहीं? तो यहाँ पे आलू क्या है? आलू एक स्तंभ कंद तना है। देखिए अब ये जो कोई जैसे बीज है तो ये अगला क्वेश्चन है कि जड़ अंकुरण के किस भाग से बनता है? तो ये बनता है मूलांकुर से। अगर कोई बीज है मान लीजिए इस तरह से, तो उसमें से दो चीज, एक ये ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जाता है, तो नीचे वाला मूलांकुर कहता है, ऊपर का प्रारांकुर कहलाता है। तो नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है, ये तना नहीं है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग, हल्दी का हम क्या खाते हैं? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो ये जो 220 वोल्ट क्या है? ये औसत वोल्टेज होता है कि मतलब इतना ही भेजा जाता है ट्रांसफार्मर से इसको मैनेज करके। ओजोन गैस कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल पे। देखिए सबसे पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, जो 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच तक होता है, वहीं पर ओजोन गैस पाई जाती है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कौन करता है? हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती हैं। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो देखिए जो दाल वाले पौधे, चना है या फिर मटर है, मसूर है ना, तो ये सब क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्योंकि इनमें से जीवाणु पाए जाते हैं इनकी जड़ों की गांठों में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या काम है? फ्यूज क्या करता है कि परिपथ में अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है तो वहीं से उसको कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, तो विद्युत परिपथ की ये रक्षा करता है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य वो तरंगे होती हैं जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 से कम होती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का मतलब है ऐसा उपग्रह जिसका पृथ्वी के राउंड पर घूमने का जो समय है वो 24 घंटे है, और हमें पता है कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी भी क्या करती है? एक राउंड लगा लेती है अपना, तो इसे ही कहते हैं हम भू स्थिर उपग्रह, जिससे कि हमारे रेडियो संचार और जो इंटरनेट कनेक्शन है ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन वही है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज में नापते हैं आवृत्ति को। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र तल पर ही जी का मान अधिक होता है। जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटी है, उसका मान ज़्यादा होता है। जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होता ये मैं आपको थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ। देखिए ये जो पृथ्वी है यहाँ पर जो जी का मान है इसके इक्वेटर पे यहाँ पर कम होता है, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा है ये। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो ये अभी आया था क्वेश्चन फ्रेंड्स, हिप्पोक्रेटस है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा
यदि चंद्रमा पे ले जाया जाए तब क्या होगा, तो वहाँ पे गुब्बारा फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निर्वात जैसी स्थिति है, वहाँ पे वायु है नहीं, तो उसका प्रसार हो जाएगा एकदम से, तो प्रसार होने के कारण वो फट जाएगा। एक लिफ्ट पर अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है समान वेग से, तो क्या होगा, वास्तव में उसका भार तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसको महसूस होगा कि वो बहुत ही मतलब ज़्यादा उसका भार हो गया है। और यदि उसका लिफ्ट का यदि तार टूट जाए और वो स्वतंत्र रूप से अगर नीचे की ओर गिरने लगे, तो ग्रेविटी जीरो होने के कारण उसको भारहीनता की स्थिति वहाँ पर महसूस होगी, जो कि अंतरिक्ष की स्थिति होती है। अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति आ जाती है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है। जो लालटेन होती है या दीपक होता है, इसमें से जो तेल बाती में उसकी बत्ती में चढ़ता है, वो कैसे चढ़ता है, ये केशिकत्व के कारण चढ़ता है। और जैसे आप टावल का एक छोर डाल दें बाल्टी में, तो उसमें से जल उसके पूरे टावल को गीला कर देता है, वो किसके कारण, केशिकत्व के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना, जैसे बैरोमीटर है, अगर एकाएक उसका तल गिर जाए तो ये संकेत होता है किसका, तूफान का। क्यों? बैरोमीटर क्या मापता है, दाब मापता है। अगर दाब एकदम से अचानक गिर गया, इसका मतलब है वहाँ निम्न दाब हो गया, और निम्न दाब को भरने के लिए तेजी से हवा आएगी, तो वहाँ पे तूफान आने की संभावना होती है। फ्रेंड्स, एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो उसका जो वायु है वहाँ के कमरे की, उसका ताप क्या होगा, उसका ताप बढ़ जाएगा। गर्म जल 90 डिग्री से अगर 80 डिग्री में आता है तो उसको 10 मिनट का टाइम लगता है, और जब उसे 80 से 70 आना, मतलब कि अगर 90 से 80 आता है तब उसको 10 मिनट लगता है, तो अगर 80 से 70 आना है तब कितना टाइम लगेगा, तब भी उसे 10 मिनट टाइम लगेगा। पत्थर से भरी यदि कोई नाव है और उसमें से यदि तैर रही है और सारे पत्थर उसमें गिरा दिए जाएं, किसमें, नदी में, तो उसके तल पे क्या कोई परिवर्तन आएगा, नहीं, उसके तल पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो वैसे ही बनी रहेगी। एक क्वेश्चन और कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक गिलास है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, अगर पूरा बर्फ का टुकड़ा घुल जाए तो उसके जो वाटर का लेवल है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, कहाँ पे, निर्वात में, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम आवश्यक होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न को कंट्रोल करने के लिए। बांध के नीचे जो दीवारें बनाई जाती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, और ऊपर जैसे हम करते जाते हैं तो वैसे ही क्या होती हैं, वो जैसे ये है तो इस तरह से बनाई जाती हैं, तो ऊपर पतली हो जाती हैं और नीचे ये इतनी मोटी रहती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो जल का जो दबाव है वो ज़्यादा होता जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, इसे श्यानता कहते हैं। श्यानता क्या है कि जैसे ये पूरे जल बह रहा है, तो इनके बीच में जो परतें होंगी वहाँ पे एक घर्षण बल लगता है, जो विपरीत मतलब कि एक दूसरे का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं श्यानता। श्यानता का मतलब होता है किसी भी द्रव का गाढ़ापन, जैसे जो शहद है वो ज़्यादा गाढ़ी है अपेक्षाकृत जल के। कंप्यूटर में डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई। तो फ्रेंड्स, ये था इसका 5वां सीरीज का 5वां लेक्चर, जिसमें से हमने लगभग 100 क्वेश्चन देखे। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, आपको इसके साथ पूरा देखिए डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, तो 100 के साथ में आपको और भी कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आपने प्रेफर किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।